श्री बी डी राम जी। महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण बिल सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विधेयक 2026 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ सर। महोदय, मैं इस विषय पर केवल एक सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्व महानिदेशक के रूप में भी अपने विचारों को रखने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। महोदय, इस बिल पर चर्चा कांग्रेस के हरीश मीणा जी ने की। वे स्वयं सीआरपीएफ के आईजी रहे हैं और वो कैडर मैनेजमेंट खूब अच्छी तरह से समझते हैं। जिन बातों को वो यहाँ पर गिना रहे थे, जिस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे थे, उस बातों के लिए कौन जिम्मेवार है? पिछले एक दशक से भी ऊपर की जब हम चर्चा करें 2012-13 की, तो एक चित्र सामने नजर आता है। जो भी सीएपीएफ के अंतर्गत बल हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो या सीआईएसएफ हो, ये एक फ्रैगमेंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के द्वारा चलाया जा रहा था और जिसका नतीजा क्या था? अलग अलग नियम, अलग अलग सर्विस कंडीशंस और सबसे बड़ी बात थी कैडर मिसमैनेजमेंट की। और उसका परिणाम क्या हुआ? लिटिगेशन, सीनियरिटी डिस्प्यूट, प्रमोशन इत्यादि से संबंधित सब। महोदय, जब देश में इंटरनल सिक्योरिटी के नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, जहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हो रही है, जहां इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात हो रही है, जहां इमर्जिंग सिक्योरिटी रिस्क की बात हो रही है, ऐसी स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी कैसे रह सकती है? इसलिए यह विधेयक केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी रिफॉर्म है। पहले की स्थिति क्या थी? ये डेपुटेशन पर जो आईपीएस अफसर्स को लेने की बात हो रही है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले ये व्यवस्था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा होती थी, रेगुलेशंस के द्वारा होती थी। आज उसको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के लॉ के माध्यम से किया जाने का प्रस्ताव रखा गया। ये गलत है कि सही है? एक व्यवस्था जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है और एक व्यवस्था जो वैधानिक आधारों पर टिकी हुई है, जिसमें स्पष्टता है, जिसमें स्टेबिलिटी है, जिसमें प्रैक्टिकल, तो ये व्यवस्था सही है कि जो व्यवस्था अभी वर्तमान में है उसी को बनाए रखने की? वैधानिक व्यवस्था पर आधारित बातों पर टकराव की गुंजाइश कम रहती है और जहां रेगुलेशंस की बात रहती है, उसके इंटरप्रिटेशन की बात होती है, तो वहां पर टकराव की ज़्यादा संभावना होती है। महोदय, जो पहले प्रैक्टिस था उसको हम पॉलिसी और लॉ का रूप दे रहे हैं। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंटरनल सिक्योरिटी को अनसर्टेनिटी, लिटिगेशन और एडहॉक व्यवस्था के भरोसे छोड़ सकते हैं? यह विधेयक क्लैरिटी लाता है, प्रेडिक्टेबिलिटी लाता है और सबसे महत्वपूर्ण कमांड स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी लाता है। और अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इंटरनल क्लैरिटी ऑफ कमांड सबसे बड़ी ताकत होती है और क्लैरिटी ऑफ कमांड से ही अकाउंटेबिलिटी होती है। महोदय, इस विषय पर समय समय पर सीएपीएफ के कैडर अफसर्स न्यायालय गए हैं और समय पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पुलिसिंग और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आवश्यक है।
ताकि प्रोफेशनल फंक्शनिंग सुनिश्चित हो सके और बाहरी और या आंतरिक अनिश्चितताओं का प्रभाव कम किया जा सके। यह विधेयक उसी न्यायिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है जहां रूल्स स्पष्ट हैं, कमांड स्ट्रक्चर डिफाइंड है और इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है। महोदय, कैडर मैनेजमेंट की बात हो रही थी। निश्चित रूप से किसी भी बड़े संगठन के लिए कैडर प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में यह विधेयक है। सभापति महोदया, भर्ती, पदोन्नति और नेतृत्व विकास जैसे विषयों को सुव्यवस्थित ढांचे में संचालित करना आवश्यक होता है। यह विधेयक सेवा प्रशासन के लिए एक स्पष्ट आधार प्रदान करके कैडर प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता करेगा। इससे अधिकारियों के कैरियर मार्ग अधिक स्पष्ट होंगे और प्रशासनिक निर्णय अधिक संतुलित ढंग से किया जा सकेगा। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी बात कर रहे थे NFFU का और NFSG का, लेकिन इस विधेयक में स्पष्ट है कि अधिकारियों को जो वित्तीय लाभ पहले से प्राप्त है, जैसे NFFU और NFSG, ये यथावत रहेंगे। अर्थात यह विधेयक किसी अधिकार को कम करने के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्पष्टता लाने के लिए लाया गया है। इसलिए इसे एक सुधारात्मक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए जो मौजूदा लाभों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष महोदय, नाना प्रकार की अनावश्यक आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और ऐसा एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश हो रही है जिससे ये परिलक्षित हो कि वर्तमान सरकार जो CAPF के पदाधिकारी हैं उनके हितों की रक्षा करना नहीं चाहती है, उनके हितों की अनदेखी कर रही है। ये स्थिति बिल्कुल उलट है। हमारी सरकार न केवल समाज के हर एक वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करती है, खास करके जो इंटरनल सिक्योरिटी में के लिए जिम्मेवार पुलिस बल है, उसको तो निश्चित रूप से हर दृष्टिकोण से सुरक्षित और मजबूत। आज एक बात मैं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। कुछ वर्षों में सरकार ने CAPF को केवल एक फोर्स के रूप में ही नहीं देखा है, बल्कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और प्रोफेशनली मैनेज सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में निखारने की कोशिश की है। IPS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और उनके कमिटमेंट और उनको डेपुटेशन पर लेने की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। ये डेपुटेशन पर लेने की व्यवस्था कोई नहीं है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया। और इस विधेयक के अंतर्गत व्यवस्था ये की गई है कि IG रैंक में 50% IPS पदाधिकारियों को डेपुटेशन पर लिया जाएगा। ADG रैंक में 67% IPS पदाधिकारियों को डेपुटेशन पर लिया जाएगा और स्पेशल DG और DG का पोस्ट सुरक्षित रहेगा। IPS ऑफिसर की आवश्यकता क्यों है? CAPF में 2 लेयर पर फोर्सेस के अंतर्गत काम होता है। एक लेयर वो होता है जहां पर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता होती है और जहां पर इंटरएक्शन की आवश्यकता होती है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। तो IPS अफसर को निश्चित रूप से पुलिस बल में काम करने के चलते डिफरेंट स्टेट्स के पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करने, वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था से संपर्क स्थापित करने में महारत हासिल होती है। वो CAPF में यदि वो आते हैं तो टॉप लेवल पर, जैसा कि बताया जा रहा था, उनको विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों से इंगेज करने की आवश्यकता पड़ती है। वो काम वो बखूबी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि CAPF के जो पदाधिकारी हैं वो किसी भी सूरत में ऑपरेशनल ड्यूटीज में कहीं भी IPS पदाधिकारियों से कम दक्षता रखते हैं।
तो ये दोनों के समिश्रण को आधार बना करके ही ये व्यवस्था चल रही है, ताकि एक ओर आईपीएस पदाधिकारी भी रहे और दूसरी ओर सीएपीएफ के पदाधिकारी भी रहें और दोनों मिलजुल करके देश की आंतरिक सुरक्षा को सुव्यवस्थित करने का काम करें। महोदय, इस विधेयक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सरकार एडोकिज्म से निकल करके इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। पहले व्यवस्था प्रैक्टिस ड्रिवन थी और आज व्यवस्था पॉलिसी ड्रिवन और लॉ बैक्ड हो रही है। महोदया, यह किसी भी मजबूत और आधुनिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की पहचान होती है। अंत में मैं केवल कहता हूँ कि यह विधेयक किसी कार्य या किसी एक सर्विस के पक्ष या विपक्ष का विषय नहीं है। यह देश की इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मजबूत करने का विषय है। सुरक्षा की हो तो क्लैरिटी, कोऑर्डिनेशन और कमांड स्ट्रक्चर, इन तीनों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और इस दिशा में सरकार का यह प्रयास सराहनीय है और इसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। आपने मुझे मेरा विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।